क्या तुम मुझे कानून सिखाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे पाती को मारने की हिम्मत कैसे की? दोस्तों, दोपहर का वक्त था जिसमें हवा को चीरती हुई एक भारी भरकम चमचमाती हुई काली रॉयल एनफील्ड बुलेट भागी जा रही थी। बाइक चला रहा था आर्यन अरोड़ा, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था लेकिन दिल से किसी हीरो से कम नहीं था। चौड़े कंधे, आंखों में शरारत और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर किसी का भी दिन बन जाए। उसके पीछे बैठी थी कमिश्नर तारा सिंह, लेकिन आज वह कमिश्नर नहीं थी। आज उसने अपनी खाकी वर्दी को खूंटी पर टांग दिया था। आज वह बस तारा थी। उसने एक हल्की पीच रंग की कुर्ती पहन रखी थी। उसने अपने हाथ आर्यन के कंधों पर नहीं बल्कि उसकी कमर में कसकर डाल रखे थे और अपना सिर हल्का सा उसकी पीठ पर टिका दिया था। आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आर्यन ने बाइक चलाते हुए थोड़ा जोर से कहा, ओए मैडम, आंखें बंद करके क्या किसी गैंगस्टर का सपना देख रही हो? तारा ने आंखें खोले बिना ही उसकी पीठ पर हल्का सा मुक्का मारा। चुप करो, गैंगस्टर तो तुम हो, आर्यन ने नाटक करते हुए कहा। मैंने क्या किया? तारा ने उसकी पीठ पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए कहा। दिल चुराया है और क्या? ओ हो, यह हुई ना बात। आर्यन खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो बताओ, इस गैंगस्टर को क्या सजा मिलेगी मैडम डीसीपी? तारा ने सोचते हुए कहा, सजाए मौत नहीं, वह कम है। तुम्हें मिलेगी उम्र कैद मेरी जिंदगी की जेल में। हाँ कबूल है जज साहिबा, खुशी खुशी कबूल है। वैसे यह जेल 2 दिन बाद शुरू हो रही है ना? तारा मुस्कुरा दी। हाँ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन बाद उसकी और आर्यन की सगाई थी, उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन। घर का हाल तो पूछो ही मत। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई शादी महोत्सव चल रहा हो। दूर दूर की चाचियां, मामियां, बुआ सब ने डेरा डाल रखा था। सुबह से रात तक हल्दी, मेहंदी, गाने बजाने और यह लाना है वह लाना है की बातें होती रहती। मां तो जैसे हवा में उड़ रही थी। तारा को पिछले 1 महीने से एक बड़े रैकेट के पीछे भागते भागते सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली थी और आज उसने जबरदस्ती 2 दिन की छुट्टी ली थी। अभी घर से निकलते वक्त भी मां ने उसे 100 हिदायतें दी थी। और सुन, शॉपिंग करने जा रहे हो? ठीक है, पर अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। तुझे पता है ना, सगाई से पहले लड़की को ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, नजर लग जाती है। तारा को इन बातों पर हंसी आती थी। नजर लगेगी कमिश्नर तारा सिंह को। उसने सोचा था जिसके नाम से शहर के गुंडों को नजर लग जाती है, लेकिन वह मां से बहस नहीं कर सकती थी। वह तो बस इस घर के किचकिच से कुछ देर के लिए आजाद होना चाहती थी। आर्यन के साथ सिर्फ वो और आर्यन। वैसे आर्यन ने उसे उसकी सोच से बाहर निकाला। घर पर जो तमाशा चल रहा है, मेरा मतलब है जश्न, उसे छोड़कर भागने का आइडिया किसका था? तारा ने शांत से कहा, मेरा। क्यों, तुम्हें अपनी होने वाली बीवी का हुक्म मानना पसंद नहीं आया? आर्यन ने शरारत से कहा, अरे बहुत पसंद आया। वैसे भी मुझे पता है तुम शॉपिंग के बहाने निकली हो, असली मकसद तो मेरे साथ बाइक पर घूमना था, है ना? हो सकता है। अच्छा एक बात सीरियसली बताओ, सगाई के बाद तुम ऐसी ही सख्त रहोगी या थोड़ा नरम पड़ोगी? मतलब मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई तेरी बीवी तो कमिश्नर है, घर में भी परेड कराएगी क्या? तारा को जोर से हंसी आई। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा भाई परेड तो रोज होती है प्यार की। तारा मुस्कुराई। बहुत चालू हो, लेकिन हाँ अपने दोस्तों से कह देना कि होशियार रहें। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, मिस्टर आर्यन अरोड़ा, अगर सगाई के बाद तुमने गीला तौलिया बिस्तर पर फेंका तो आर्यन ने हंसते हुए पूछा। तो तारा ने मजाक में कहा, तो उसी तौलिया से तुम्हारा गला घोंट दूंगी। आर्यन ने डरने का नाटक किया। बाप रे, सीधा मर्डर, कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। तारा ने कहा, होने वाले पति के लिए इतना तो कर ही सकती हूं, सीधा सजा। हाँ। आर्यन की हंसी पूरी सड़क पर गूंज गई। मान गया मैडम, तुम घर में भी डीसीपी ही रहोगी। वैसे एक बात कहूं, कहो मुझे तुम ऐसी ही पसंद हो, बिल्कुल तूफान की तरह। तारा ने उसकी कमर में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तो मतलब मैं तुम्हारी जिंदगी का तूफान हूं? बिल्कुल, आर्यन ने कहा, और मैं वो खुशनसीब इंसान हूं जिसे इस तूफान से प्यार हो गया है। तारा कुछ नहीं बोली। उसने बस अपना सिर उसकी पीठ पर और गहरे से टिका दिया। यह आदमी, यह उसे जानता था, यह उसे समझता था, यह उसकी वर्दी के पीछे की तारा से प्यार करता था। और क्या चाहिए था उसे? पलासिया चौक तक जाने वाला रास्ता जैसे जैसे करीब आ रहा था, सड़क पर भीड़ और शोर दोनों बढ़ता जा रहा था। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की आवाजें। वो लोग शहर के सबसे बड़े मॉल की तरफ जा रहे थे, बस पहुंचने वाले हैं। आर्यन ने कहा, वैसे अंगूठी तो माँ और तुम्हारी माँ ने मिलकर पसंद कर ही ली है। तुम्हें कुछ और लेना है? कोई ड्रेस देख लेंगे? तारा ने कहा, मुझे शॉपिंग से ज्यादा बस ये अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आर्यन ने बाइक का हैंडल घुमाते हुए कहा, मॉल वॉल छोड़ो, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाए समंदर किनारे। अरे नहीं, मां मार डालेंगी।
कहाँ है? जल्दी आने को, नजर लग जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हें नजर लगेगी। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से शॉपिंग खत्म करते हैं, फिर घर लौटते हुए तुम्हारी फेवरेट वाली आइसक्रीम खाएंगे। डील डबल डील, तारा ने कहा। वो दोनों हंस रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अगले ही पल उनकी यह हंसी या सुकून सब गायब होने वाला था, क्योंकि तूफान तो अब आने वाला था। मॉल के एंट्रेंस से ठीक पहले सड़क के किनारे, जहां शाम होने से पहले अक्सर गरीब गुरबा लोग अपनी छोटी मोटी दुकानें ठेले लगाकर खड़े हो जाते थे, वहां आज कुछ ज्यादा ही हलचल थी। भीड़ जमा थी। आर्यन ने बुलेट धीमी करते हुए कहा, क्या हो गया वहां? तारा ने, जो अब तक आर्यन की पीठ में छुपी हुई थी, सिर उठाकर सामने देखा, और जो देखा उसे देखते ही उसके चेहरे की वह सुकून भरी मुस्कान, वो चुलबुलापन सब एक पल में जम गया। सामने 4-5 पुलिसकर्मी थे, वही खाकी वर्दी, वही हाथ में डंडे, और वह सब मिलकर एक गरीब बुजुर्ग ठेले वाले को घसीट रहे थे। वह बेचारा 60 से 65 साल की उम्र रही होगी। फटे पुराने मैले से कपड़े, कमजोर सा शरीर जो शायद 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर ठेला खींच खींच कर और घिस गया था। उसके ठेले पर कुछ सब्जियां थीं, टमाटर, आज जो अब जमीन पर बिखर रही थी। पुलिस वाले उसके ठेले को जबरदस्ती उठाकर एक बड़ी सी सरकारी वैन में पटक रहे थे, और वह बुजुर्ग वह रो रहा था, हाथ जोड़कर उन पुलिस वालों के पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। साहब रहम करो, मत करो ऐसा। उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब रही थी। साहब, यह ठेला मेरी रोजी रोटी है, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। साहब मत लीजिए, $150 ले लीजिए साहब। आर्यन ने बुलेट को पूरी तरह रोक दिया। उसके मुंह से निकला, यार ये क्या बदतमीजी है, गरीब आदमी को ही सताना होता है बस। उसने तारा की तरफ देखा। तारा का चेहरा वह सख्त हो गया था। तभी बुलेट के ठीक आगे खड़े एक हवलदार ने, जो डंडा घुमा घुमाकर भीड़ को कंट्रोल करने का नाटक कर रहा था, आर्यन की बाइक को देखा। वो अकड़ कर बोला, ए छोकरा, दिखता नहीं आगे सायरन वाली गाड़ी खड़ी है, क्या तमाशा देख रहा है? चल पीछे हट, गाड़ी पीछे ले। आर्यन कुछ बोलता, इससे पहले ही उस हवलदार ने शायद अपना रब जमाने के लिए अपना डंडा उठाया और बुलेट के अगले हिस्से पर फ्रंट मडगार्ड पर जोर से मारा। आर्यन का पारा चढ़ गया। वह गुस्से में बोला, अरे यह क्या तरीका है, ध्यान से मारो, यह सरकारी गाड़ी नहीं है जो मुफ्त में मिली है, खरीदी है। हवलदार को यह बात चुभ गई। ओहो, जबान लड़ाता है। वह आर्यन की तरफ बढ़ा, अभी बताता हूं किसकी गाड़ी है, चल कागज निकाल। कागज क्यों निकालूं, मैंने सिग्नल तोड़ा है क्या? आर्यन भी अड़ गया। पीछे से तारा की आवाज आई, आर्यन शांत। वो धीरे से बुलेट से उतरी, बिल्कुल शांत। उसने अपना मिंट रंग का दुपट्टा कंधे पर ठीक किया। वह उस हवलदार की तरफ बढ़ी। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हवलदार ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और सोचा, खूबसूरत लड़की है, अच्छे कपड़े पहने हैं, लगता है किसी अमीर बाप की बेटी है जो गरीबों के लिए हमदर्दी दिखाने आई है। उसने तुनक कर कहा, मैडम आप अपने काम से काम रखो, यहां रोज का तमाशा है। ये लोग यहां ठेला लगाकर पूरा रास्ता जाम कर देते हैं, चलो हटो यहां से, अपना काम करने दो। तारा ने एक ठंडी निगाह उस हवलदार पर डाली। अभी तक उसने अपनी पहचान नहीं बताई थी, वह बस एक आम नागरिक की तरह बात कर रही थी। तारा ने कहा, रास्ता तो आप लोगों ने रोका है और वह बुजुर्ग आदमी आपसे भीख मांग रहा है। आप उसका ठेला ले जाने के बजाय उसका चालान काट सकते थे। उसका सामान, उसकी रोजी रोटी को ऐसे सड़क एत पर फेंकने की क्या जरूरत थी? हवलदार हंसा, ओहो तो मैडम आज हमें कानून सिखाएंगी? वाह! वो बाकी पुलिस वालों की तरफ देखकर हंसा, अरे सुनो रे, आज हमें मैडम से कानून का पाठ पढ़ना है। बाकी सब भी हंसने लगे। तारा चुप रही, उसका चेहरा भाव शून्य था। देखो मैडम, हवलदार अब थोड़ा गुस्से में बोला, ज्यादा लेक्चर मत, निकलो यहां से, वरना सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में तुम पर भी केस लगा दूंगा। तारा ने बिना मुड़े कहा, आर्यन तुम बाइक साइड में लगाओ। आर्यन अभी बाइक सीधी कर ही रहा था कि तभी वैन में से जो अब तक यह तमाशा देख रहा था वह बाहर आया। इंस्पेक्टर रणबीर 40 से 42 साल की उम्र। उसने आते ही अपनी भारी कर्कश आवाज में कहा, क्या हो गया गोपाल, किससे बहस हो रही है? हवलदार ने चापलूसी से कहा, एक छोकरी से साहब, ये मैडम है, पता नहीं कौन है, हमें हमारा काम सिखा रही है, कह रही है कि हम गलत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर रणबीर ने तारा को देखा, ज्यादा ही सुंदर है और जबान भी तेज है। फिर उसकी नजर आर्यन पर पड़ी जो अभी बुलेट पर बैठा था और यह सब गुस्से से देख रहा था। इंस्पेक्टर को लगा यह कोई अमीर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जो शाम को घूमने निकले हैं और हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर रणबीर ने आर्यन की तरफ देखकर कहा, क्या तमाशा लगा रखा है, दिखता नहीं यहाँ काम चल रहा है, चल निकल यहाँ से। भगा अपनी फटफटी। आर्यन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन तारा के वहां होने से वह चुप था। वह बस बाइक को स्टार्ट करके वहां से हटना चाहता था। वह जानता था कि अगर तारा ने अभी अपना कार्ड दिखा दिया तो इन सब की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वह शायद यही नहीं चाहती थी, वह बस बाइक स्टार्ट करने ही वाला था।
तभी इंस्पेक्टर रणबीर ने शायद अपना रब जमाने के लिए या शायद दिन भर की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वह किया जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। वो आगे बढ़ा और बिना कुछ सोचे बिना एक पल रुके आर्यन की चमचमाती प्यारी बुलेट पर जोर की लात मारी। लात बाइक के फ्यूल टैंक पर लगी थी। लात इतनी जोरदार थी कि आर्यन अपना बैलेंस खो बैठा। बाइक समेत वह सड़क पर गिर पड़ा। उसे घुटने और कोहनी पर जोर की चोट आई। सब कुछ एक पल में हो गया। तारा की आंखें फटी रह गईं। वह जम गई थी। आर्यन वो चीखी। वो कमिश्नर नहीं थी उस पल। वो एक लड़की थी जिसका मंगेतर, जिसका प्यार उसकी आंखों के सामने सड़क पर गिरा पड़ा था। आर्यन को घुटने पर लगी चोट से ज्यादा दिल पर चोट लगी थी। ये बेइज्जती थी। सरेआम वो गुस्से में उठा। वो झटके से उठा और सीधा इंस्पेक्टर रणबीर से भिड़ गया। अबे तू, वो चीखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बाइक को लात मारने की पागल हो गया है? क्या दिमाग खराब है तेरा? इंस्पेक्टर रणबीर, जो शायद अपनी इस हरकत से खुद थोड़ा चौंक गया था, अब अपनी गलती मानने के बजाय और ज्यादा अकड़ गया। उसे लगा कि एक आम टपोरी लड़के ने उसकी वर्दी पर उस पर हाथ उठाने की कोशिश की है। वो गर्जा साले मुझसे जबान लड़ाता है, मुझे सिखाता है दिमाग खराब है। और इससे पहले कि आर्यन कुछ और कह पाता या तारा उन तक पहुंच पाती, इंस्पेक्टर रणबीर ने आव देखा ना ताव अपना भारी हाथ उठाया और आर्यन के गाल पर एक जोरदार कसकर थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि सड़क पर जो थोड़ी बहुत गाड़ियां बची थीं वो भी रुक गईं। सारे लोग जो अब तक दूर दूर खड़े थे अब एक घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। सब तमाशा देख रहे थे। आर्यन अपना गाल पकड़े खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे एक पुलिस वाले ने बिना किसी वजह के बीच सड़क पर थप्पड़ मार दिया था। तारा की आंखों में गुस्सा नहीं, आग उतर आई थी, एक ठंडी आग। लेकिन वह अब भी चुप थी। वह मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसकी ट्रेनिंग, उसकी सालों की ट्रेनिंग उसे रोक रही थी। वह देखना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग इस खाकी वर्दी की आड़ में कितनी हद पार कर सकते हैं। वह देखना चाहती थी कि कानून के रखवाले खुद कानून की कितनी धज्जियां उड़ा सकते हैं। आर्यन ने गुस्से में अपना गाल सहलाया। तुम पुलिस वाले नहीं गुंडे हो। गुंडे, वो चीखा, तुमने मुझे मारा। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिकायत? इंस्पेक्टर जहरीली हंसी हंसा। तू मेरी शिकायत करेगा? साले पहले यहां से जिंदा निकल जा। वही बड़ी बात है। उसे मजा आ रहा था। भीड़ के सामने एक अमीरजादे को बेइज्जत करने में उसे शायद एक अलग तरह का सुकून मिल रहा था। ज्यादा जबान मत चला। उसने आर्यन को जोर से धक्का दिया। धक्का लगने से आर्यन का बैलेंस फिर बिगड़ा। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में उसका हाथ गलती से खुद को बचाने के लिए उठा और इंस्पेक्टर के सीने पर, उसकी वर्दी पर लग गया। बस फिर क्या था? इंस्पेक्टर को तो जैसे ब्रह्मास्त्र मिल गया हो। मार दिया, मार दिया। वह जोर जोर से चीखने लगा। इसने पुलिस वाले पर हाथ उठाया। ऑन ड्यूटी पकड़ो साले को। बाकी पुलिस वाले जो अब तक सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे, अपने साहब का इशारा पाते ही भूखे भेदियों की तरह झपट पड़े। 2-3 हवलदार आर्यन पर टूट पड़े। हमें सिखाएगा कानून? चल पुलिस वाले पर हाथ उठाता है, तेरी इतनी हिम्मत? वह आर्यन को घसीटने लगे, मारते हुए घसीटते हुए उसे जीप की तरफ ले जाने लगे। छोड़ो मुझे, आर्यन चीख रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो। भीड़ में से कोई कुछ नहीं बोला। सब डर के मारे या शायद तमाशे के मजे लेते हुए चुपचाप खड़े थे। बुजुर्ग ठेले वाला एक कोने में खड़ा कांप रहा था। उसे लग रहा था यह सब उसकी वजह से हो रहा था। तारा अब और नहीं रुकी। हद जिसे वह हद कहती थी वो पार हो चुकी थी। पानी सिर से गुजर चुका था। यह सिर्फ कानून का मजाक नहीं था, यह उसके प्यार की बेइज्जती थी। इंसाफ का तमाशा बन चुका था। जिस पल उन हवलदारों ने आर्यन का कॉलर पकड़कर उसे घसीटा, तारा के अंदर का सन्नाटा टूट गया। उसने पर्स नहीं खोला, उसने फोन नहीं निकाला। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, अपनी उसी ठंडी लेकिन किसी लेजर से भी ज्यादा पैनी आवाज में, रुको। वो चीखी नहीं थी, लेकिन उस एक शब्द में इतना दम था, इतनी अथॉरिटी थी कि जिन पुलिस वालों ने आर्यन को पकड़ रखा था, उनके हाथ एक पल के लिए, बस एक पल के लिए ढीले पड़ गए। वह सब रुक गए जैसे किसी ने स्टैचू बोल दिया हो। इंस्पेक्टर रणबीर पलटा। वह अभी भी नशे में था, वर्दी के नशे में। क्या है? वह गरजा। अब तू भी जाएगी अंदर, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हवालात की हवा खाएगी। यह उसकी आखिरी गलती थी। तारा धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उनकी तरफ आई। भीड़ अपने आप हटती गई, जैसे किसी रानी के लिए रास्ता बन रहा हो। वह आकर ठीक इंस्पेक्टर रणबीर के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें वह सीधी इंस्पेक्टर की घमंड से भरी आंखों में देख रही थी। इंस्पेक्टर जो अब तक रब में था, एक पल के लिए, बस एक पल के लिए हिचकिचाया। इन आंखों में कुछ तो था। यह किसी आम लड़की की आंखें नहीं थी। इनमें न डर था न आंसू, इनमें आग थी, एक ठंडी, सब कुछ जला देने वाली आग। तारा ने शांति से अपना हैंडबैग खोला। आर्यन, जो अब भी 2 हवलदारों की डीली पकड़ में था, हाँफ रहा था। तारा, यह लोग, तारा ने हाथ के इशारे से उसे चुप कराया। उसकी नजरें वह एक पल के लिए भी इंस्पेक्टर से नहीं हटी। उसने बैग से अपना छोटा सा लेदर का वॉलेट निकाला, उसे खोला और उसमें से अपना आईडी कार्ड निकालकर इंस्पेक्टर रणबीर की आंखों के ठीक सामने कर दिया। कार्ड पर अशोक स्तंभ
वो 3 शेर सूरज की आखिरी रोशनी में चमक रहे थे और नीचे साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा था, कमिश्नर तारा सिंह। एक पल समय जैसे वहीं रुक गया। इंस्पेक्टर रणबीर की आंखें पहले कार्ड पर गईं। कमिश्नर फिर तारा के चेहरे पर गई। ये लड़की फिर वापस कार्ड पर गई। कमिश्नर तारा सिंह, ये नाम उसने सुना था। डिपार्टमेंट में इस नाम की दहशत थी। वो लेडी सिंघम जो किसी की नहीं सुनती, वो ये मिंट कुर्ती वाली लड़की है। इंस्पेक्टर रणबीर के चेहरे का रंग जैसे किसी ने होली खेलते खेलते उसके चेहरे से सारा रंग खींच लिया हो। सफेद, बिल्कुल सफेद पड़ गया। माथे पर जो अब तक घमंड से तना हुआ था, पसीने की बूंदें उभर आईं। जिस हवलदार ने बुलेट पर डंडा मारा था, उसके हाथ डंडा पकड़े पकड़े ही कांपने लगे। गए आज तो गए काम से। और जिन 2 हवलदारों ने आर्यन को पकड़ा था, उन्होंने आर्यन को ऐसे छोड़ा जैसे उन्होंने किसी मुजरिम को नहीं बल्कि बिजली के नंगे तार को पकड़ लिया हो। वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गए। तारा ने अपना आईडी कार्ड धीरे से वापस अपने वॉलेट में रखा, वॉलेट को बंद किया, बैग में डाला और फिर उसने अपनी वहीं ठंडी किसी रेजर से भी ज्यादा तेज आवाज में पूछा, अब बताओ इंस्पेक्टर, कानून किसे सिखाना है? इंस्पेक्टर रणबीर वहीं ठिठक गया। वो कुछ बोलना चाहता था। मैडम, उसकी आवाज, उसकी वो भारी कर्कश आवाज अब किसी बकरी की तरह मिमी आ रही थी। मैडम, वो तो हम बस ड्यूटी। तारा की आवाज में इस बार इतना ठंडापन था कि इंस्पेक्टर कांप गया। ये ड्यूटी है तुम्हारी। वो आगे बढ़ी। वर्दी पहनकर एक आम नागरिक पर हाथ उठाना, ये ड्यूटी है? उसकी बाइक को लात मारना, उसे थप्पड़ मारना, उसे सड़क पर घसीटना, ये तुम्हारी ड्यूटी है इंस्पेक्टर। नहीं मैडम, वो गलती हो गई मैडम। इंस्पेक्टर अब हाथ जोड़ने की कगार पर था। गलती, ये गलती नहीं है इंस्पेक्टर रणबीर, ये घमंड है। ये इस वर्दी का नशा है जो तुम जैसे लोगों को चढ़ जाता है। वह उस बुजुर्ग ठेले वाले की तरफ मुड़ी जो अब भी एक कोने में खड़ा कांप रहा था। इस आदमी की, इस गरीब की रोजी रोटी छीनकर तुम्हें क्या मिला? कौन सा मेडल मिलने वाला था? इंस्पेक्टर ने हकलाते हुए कहा, मैडम, वो ऊपर से ऑर्डर था अतिक्रमण हटाने का, ऑन ऑर्डर। तारा अब लगभग चीख ही पड़ी। अतिक्रमण हटाने का ऑन या इंसानियत हटाने का ऑन ऑर्डर था कि बुलेट पर लात मारो? ऑन ऑर्डर था कि एक बेगुनाह लड़के को जो बस तुमसे सवाल पूछ रहा था उसे थप्पड़ मारो? ऑन ऑर्डर था कि उसे पुलिस पर हाथ उठाने के झूठे केस में फंसा दो? इंस्पेक्टर चुप। उसकी जुबान तालू से चिपक गई थी। तारा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने आज ना सिर्फ इस यूनिफॉर्म की बेइज्जती की है, बल्कि तुमने इंसानियत की भी बेइज्जती की है, और तुम जैसे लोग इस वर्दी के लायक नहीं हैं। इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैडम, बच्चे हैं मेरे, घर परिवार है। मैडम, माफ कर दीजिए, गलती हो गई मैडम। माफी, तारा ने कहा। माफी उस बुजुर्ग से मांगो जिसका ठेला तुमने तोड़ा, माफी उस लड़के से मांगो जिस पर तुमने हाथ उठाया, और माफी उस वर्दी से मांगो जिसे पहनने के तुम काबिल नहीं हो। लेकिन मैडम, बस। तारा ने हाथ उठाया। उसने अपना फोन निकाला, नंबर डायल किया। कंट्रोल रूम, कमिश्नर तारा सिंह बोल रही हूं। उसकी आवाज में वह अधिकार था जो सड़कों पर नहीं, बड़े बड़े दफ्तरों में गूंजता है। फोन पर दूसरी तरफ से घबराई हुई, कांपती हुई आवाज आई, यस मैडम, पलासिया चौक चौराहा। अभी इसी वक्त यहाँ का इंचार्ज कौन है? इंस्पेक्टर रणबीर। उसने इंस्पेक्टर का नेम टैग पढ़ा। इंस्पेक्टर रणबीर कुमार, नोट डाउन करो। इंस्पेक्टर गोपाल और ये बाकी के 2, इन चारों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। मैडम, इंस्पेक्टर वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। कंट्रोल रूम, तारा ने फोन पर कहा, इन चारों के खिलाफ पब्लिक में गुंडागर्दी करने, एक आम नागरिक पर हमला करने और वर्दी का गलत इस्तेमाल करने की विभागीय जांच भी अभी से शुरू करो। मैं खुद इसकी रिपोर्ट फाइल करूंगी। और हाँ, यहां एक सीनियर ऑफिसर को भेजो तुरंत, और एक एम्बुलेंस उस बुजुर्ग आदमी के लिए। उसने फोन काट दिया। बाकी पुलिस वाले वह तो जैसे पत्थर के बन गए थे। भीड़ जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रही थी। बुजुर्ग ठेले वाला, जिसकी सब्जियां अब भी जमीन पर बिखरी पड़ी थी, धीरे धीरे कांपते हुए तारा के पास आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये डर या दुख के नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। उसने अपने कांपते हाथ जोड़े। बेटी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। आज तूने मेरी इज्जत बचा ली, मेरी रोजी बचा ली। भगवान तुझे। तारा ने उसके हाथ पकड़ लिए। बाबा, माफी मत मांगिए। उसकी आवाज, वह सख्त आवाज अब नरम पड़ गई थी। यह मेरा फर्ज था। आप चिंता मत कीजिए। आपके ठेले का जो नुकसान हुआ है, नहीं बेटी नहीं। बुजुर्ग ने कहा, आज तूने जो दिया है वह इन पैसों से, इस ठेले से बहुत बड़ा है। भगवान तुझे सलामत रखे। तारा मुस्कुराई। आर्यन अपनी बुलेट उठा रहा था। बुलेट पर कई खरोशें आ गई थी। वो तारा के पास आया, हल्की मुस्कान के साथ अपना गाल सहलाते हुए बोला, हम तो शॉपिंग करने जा रहे थे। तारा उसे देखकर हंस पड़ी। वह अपने आंसू रोक रही थी। उसने आर्यन के गाल को छुआ। लगी तो नहीं ज्यादा। आर्यन ने कहा, लगी तो है, पर अब अच्छा लग रहा है। वो हंसा। वैसे एक बात तो है, लगता है मेरी मंगेतर सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि तूफान भी है। तारा उसके गले लग गई। सड़क के बीचों बीच इस सारे शोर तमाशे और अब आते हुए सायरन की आवाज के बीच उसे वहां दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मिल रहा था।
उसने धीरे से कहा, और तू वो सुकून है जो इस तूफान के बाद मिलता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ देर पहले जो मुस्कान गायब हो गई थी वह अब धीरे धीरे लौट आई थी। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी प्लस को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।